नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। कांग्रेस अगले महीने भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। पार्टी नेताओं का दावा है कि यह यात्रा ऐतिहासिक होगी, लेकिन इसके पहले गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को जो झटका दिया है वो कितना बड़ा है, उसे समझना भी बेहद जरूरी है। सवाल यह भी है कि भारत को जोड़ने का बुलंद इरादा रखने वाली कांग्रेस पार्टी आखिर खुद क्यों टूटती जा रही है। आरपीएन सिंह, अश्विनी कुमार, हार्दिक पटेल, कुलदीप बिश्नोई, सुनील जाखड़, जयवीर सिरगिला और फिर कपिल सिब्बल और अब गुलाम नबी आजाद, ये वो बड़े नेता हैं जो कांग्रेस की ताकत माने जाते थे, लेकिन एक के बाद एक दिग्गज हाथ का साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठने लगा है कि अपनों को साथ न लेकर चलने वाली कांग्रेस भारत को कैसे जोड़ेगी। वहीं गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने का असल कारण क्या है? क्या वाकई कांग्रेस में चापलूसों का बोलबाला है, या फिर सच ये है कि आजाद अब पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं? सवाल ये भी है कि गुलाम नबी आजाद ने उस वक्त ही कांग्रेस क्यों छोड़ी जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद पहली बार इस साल नवंबर-दिसंबर में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या वाकई आजाद एक नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे या फिर वो किसी और कवायद में है? जनता मांगे जवाब में चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे आजाद के आजाद बोल में। तो लोकसभा चुनाव में 2 साल से भी कम का समय शेष रह गया है, जबकि गुजरात और जम्मू कश्मीर में तो इस साल के अंत में ही चुनाव होने हैं। तो वहीं अगले वर्ष मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कुछ अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। मतलब आगामी समय में चुनावी माहौल पूरे सवाब पर होगा, जिसके लिए तमाम सियासी दल अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि ये और है बात है कि बीजेपी के मुकाबले बाकी दल, खासकर कांग्रेस, बहुत ज्यादा दमदारी के साथ मैदान में नहीं दिख रही है। वहीं अब जब कांग्रेस के पुराने सिपहसालारों में से एक गुलाम नबी आजाद भी हाथ का साथ छोड़ चुके हैं, तो कहा यह भी जा रहा है कि इसका कांग्रेस पार्टी को खासा नुकसान होगा। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? तो वहीं आजाद के कांग्रेस से अलग होने के बीजेपी को कितना फायदा होगा? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। गुलाम नबी के आजाद बोल, कांग्रेस पर की तीखी टिप्पणी, प्रधानमंत्री मोदी की सराहना। बड़ा सवाल, आजाद के मन में आखिर क्या चल रहा है? कांग्रेस से 5 दशक पुराना नाता एक झटके में तोड़ने वाले गुलाम नबी आजाद एक बार फिर कांग्रेस पर बरसे हैं। मीडिया से रूबरू होकर आजाद ने उनके ऊपर लगे आरोपों पर जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि घर वालों ने ही घर छोड़ने पर मजबूर किया, और जहां घर वालों को लगे कि याद भी नहीं चाहिए, तो अकलमंदी खुद घर छोड़ने में है। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी, मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। गुलाम नबी ने कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ ही पीएम मोदी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी अब ये बात कहने लगे हैं कि आजाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने की असल वजह तो कुछ और ही थी। दरअसल गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि वो पीएम मोदी को क्रूर आदमी समझते थे, लेकिन उनमें इंसानियत है। इसके अलावा डीएनए वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले जयराम रमेश अपना डीएनए चेक करवाएं कि वो कहां के हैं और किस पार्टी से हैं। वो देखें कि उनका डीएनए किस किस पार्टी में रहा है। गुलाम नबी के मुताबिक बाहर के लोगों को कांग्रेस का अता पता नहीं है। चापलूसी और ट्वीट कर जिन्हें पद मिले, अगर वो आरोप लगाए तो उन्हें दुख होता है। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। डीएनए करता है, वो खुद कांग्रेस पार्टी के मेंबर तक भी नहीं, वो न ब्लॉक में रहे, डिस्ट्रिक्ट। ये स्टोरी प्लांट करने के लिए ही वो यहाँ तक पहुंचे हैं, मिनिस्टर भी पहुंचे, राज्यसभा में पहुंचे। उनका पार्टी का डीएनए क्या है किसी को मालूम नहीं। सबसे ज्यादा अफसोस तो यही है कि आउटसाइडर, जिनको कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है, जो चापलूसी करके या ट्वीट करने के लिए उनको पद मिले हैं, वो आरोप लगाएं तो हमें बहुत दुख।
आपको बता दें कि कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी अपनी पुरानी पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के निशाने पर हैं। कोई उनके डीएनए पर सवाल उठा रहा है, तो कोई इस्तीफे की टाइमिंग को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहा है, तो कोई गुलाम नबी के बीजेपी से संबंध मधुर होने की बात कह रहा है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने तो ये तक कहा है कि गुलाम नबी कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। एक लंबी चिट्ठी लिखी है कांग्रेस प्रेसिडेंट के नाम पर। मैं समझता हूं जो टाइमिंग है इस चिट्ठी का और इस्तीफे का, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये समय था संघर्ष का, सच्चाई को रखने का और भाजपा का सामना करना। ऐसे समय पर पार्टी छोड़ देना और जो तमाम बातें उस चिट्ठी में लिखी गई हैं, वो सच्चाई से बहुत परे हैं। सीधी सी एक बात है कि आप, हो सकता है कि उन लोगों के साथ आपके संबंध जुट गए हैं जिन्होंने कश्मीर की धारा 370 समाप्त की। हो सकता है कुछ आपके उनके साथ मधुर संबंध हो गए होंगे। वो संजय गांधी के वक्त में चापलूस माने जाते थे सब लोग। आज जिनको चापलूस कहते दूसरों को, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब लगा के जो संजय गांधी के साथ थे वो चापलूस ही माने जाते थे, साइकोफेंट माने जाते थे उस वक्त में। पर संजय गांधी ने परवाह नहीं करी। लगातार वो कोशिश कर रहे थे कांग्रेस में रह के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का, और अब उनकी लड़ाई अब समाप्त हो गई, वो वैसे नेपथ्य में चले गए। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद उन्हीं लोगों के निशाने पर हैं जिनके साथ कुछ वक्त पहले तक उनका हर रोज उठना बैठना था। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह उलट है। कांग्रेस नेताओं को लग रहा है कि गुलाम नबी अब पीएम मोदी के साथ है। वैसे ये बात तब भी उठी थी जब संसद में गुलाम नबी के फेयरवेल में प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए थे। गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चारों माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। वैसे कोई कुछ भी कहे, लेकिन गुलाम नबी आजाद का फिलहाल यही कहना है कि उनका बीजेपी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। वो अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे और जम्मू कश्मीर में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। खैर, आजाद जो भी बोल रहे हैं उसमें कितना वजन है, ये आने वाले समय में देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश से हैं बीजेपी प्रवक्ता गुलरेज शेख जी हैं। शेख साहब, आपका बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस प्रवक्ता मनु त्यागी जी हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ पीडीपी के प्रदेश सचिव राजिंदर मनहास जी। मनहास साहब, आपका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक निगम गुप्ता जी जम्मू से हैं। निगम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही स्टूडियो मौजूद है हमारे साथ स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। मनहास साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मनहास साहब, कांग्रेस छोड़ दिया है गुलाम नबी आजाद जी ने और संकेत दिया है नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन संकेत इस बात के भी है कि हो सकता है बीजेपी से भी हाथ मिला ले। ऐसे में पीडीपी पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी थी, पीडीपी को कितना नुकसान होगा? देखिए, सबसे बात यह है कि पीडीपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला जी। वो अपनी मर्जी से कांग्रेस छोड़कर आए हैं। एक वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब भी आए थे और उन्होंने मेहनत की थी और अपनी सरकार बनाई जी। आज गुलाम नबी आजाद साहब को भी अगर वहां कोई परेशानी थी तो उन्होंने अपना देखे कि मेरी इज्जत मान को कोई ठेस पहुंच रही है तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी जी। उनकी खुशकिस्मती, वो आए, वो सेंट्रल लेवल की पार्टी बनाने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी बनाएंगे जी। तो एक सीनियर लीडर हैं, अच्छे हैं, सूझ के मालिक हैं। हम उनकी अच्छे आने वाले दिनों के लिए अच्छी भविष्यवाणी करते हैं, यही महसूस करते हैं वो उनकी पार्टी बनाए, फले फूले। बट इसके साथ एक ये जो बात आती है कि इस वक्त जो माहौल बना था देश में जी, और सब पार्टी इकट्ठी होकर बीजेपी के पास खड़ी हो रही थी, जी। उस वक्त
गुलाम नबी आजाद साहब का, एक बड़े कद के नेता का इस तरह से कांग्रेस को छोड़कर जाना अपनी समझ से परे है। और दूसरी तरफ जैसे आप बोलते हैं बीजेपी से हाथ मिलाएंगे या नहीं, वहां पर कुछ केमिस्ट्री हमें नरेंद्र मोदी जी की और इनकी कुछ अलग दिख रही है जी। क्योंकि देश में इस वक्त उथल पुथल का माहौल बना है, हर तरफ बेरोजगारी, महंगाई और जो बॉर्डर डिस्टर्बेंस है वो आपके सामने ही है। इस वक्त हम चाहते हैं, हम लोग सब ये महसूस करते हैं कि इस वक्त आजाद साहब का यूं छोड़ के निकलना, मुझे लगता है कि सियासतदान, मंजे हुए सियासतदान है जी, वो उनकी अपनी मर्जी है। अब वो आ गए हैं छोड़कर, तो हम उनके लिए गुड विशेष ही कहेंगे। उनके कांग्रेस के छोड़ने से मनहाज साहब बीजेपी को कितना फायदा होगा? देखिए, अल्पसंख्यक मतों, अगर उन्हें नई पार्टी बनाई, आप भी जानते हैं अल्पसंख्यक मतों के दम पे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कम्युनिस्ट, ये सब अपनी अपनी सत्ता बनाते रहे, लेकिन उनके छोड़ने से अल्पसंख्यक मतों में बंटवारा होगा, बिखराव होगा, और इस बिखराव के चलते भाजपा को सीधे फायदा होना है। ये आप बिल्कुल, ये आपका तरीका बिल्कुल ठीक है, सोच ठीक है, मगर मुझे जिस तरीके से ये कांग्रेस को छोड़कर आए हैं, मुझे लगता नहीं कांग्रेस का वर्कर इतनी जल्दी अपनी पकड़ छोड़ देगा। और दिल्ली ने जो दांव खेला है जी, वो जो अलमद में जो हमारे जो वोट्स हैं उनकी तरफ उनका ध्यान है, मगर मुझे अभी इस बात की शंका है हमारी पार्टी को भी कि गुलाम नबी आजाद साहब अगर ये पार्टी बना लेते हैं तो ये ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी थोड़ा देखना होगा जी, जल्दबाजी में इतना फैसला नहीं ले सकता कोई भी। ये जिंदगी भर बीजेपी के खिलाफ लड़े हैं जी, जिंदगी भर इनकी सोच है, जो अपनी आइडियोलॉजी है जो, तो वो लोगों को पता है जी। आपका इशारा जिस तरफ है, शायद बीजेपी की नजर उस साइड पे हो, हम अभी ये कह नहीं सकते, थोड़ा वक्त दे दीजिए 6 महीने साल का। जी, अगर ये तो कश्मीर में लड़ना चाहते हैं या ऑल इंडिया लेवल पे वोटों की जो आप कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण होगी, ये थोड़ा वक्त लगेगा देखने में। बिल्कुल, चुनाव तो जल्दी ही है मनहाज साहब। खैर, हमारे साथ मन्नू जी हैं। मन्नू जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मन्नू जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता गुलरेज साहब, मेरी आवाज आ रही? हाँ, हमको आ रही है आपकी आवाज। जी जी, गुलरेज साहब, बड़ा दांव खेला है बीजेपी ने, जो माना जा रहा है। हालांकि वो उनका आंतरिक मामला हो सकता है, कांग्रेस में क्या उनको महत्व मिल रहा था, क्या नहीं महत्व मिल रहा था, उन्होंने छोड़ दिया। धारा 370 हटाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन स्थितियों में देखें, जम्मू में तो आप ठीक थे, पिछली बार 37 में से 25 सीटें आपको मिली थी, अब 6 सीटें और बढ़ गई हैं, 43 सीटें हो गई हैं जम्मू में, ठीक। लेकिन क्या जिस तरह से उन्होंने आज मोदी जी की तारीफ की, गुलाम नबी आजाद जी ने, उससे यही लग रहा है कि कहीं न कहीं या तो आप लोगों का सामंजस्य बनेगा या वो आपका समर्थन करेंगे। तो क्या ये घाटी में अपना प्रभाव जमाने के लिए नया दांव खेला है? नहीं, कोई दांव वगैरह कुछ भी नहीं खेला है। और एक आपने लोकप्रिय कहावत सुनी होगी, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन मैन। तो यहाँ थोड़ी सी इसमें मॉडिफाई करूंगा, वो कांग्रेस के ऊपर हूबहू फिट होती है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ फुलिश मैन। और फुलिश मैन कौन है इनकी पार्टी में, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? गुलाम नबी आजाद ने बखूबी बताया है, मुझे कुछ चित्रण करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने जो बोलना था वो कहा। अब यदि पार्टियां इस तरह से चलेंगी, मतलब इससे बेहतर तो एनजीओ चलती है जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी चल रही है। और ऐसा कुछ होगा तो फिर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कद काठी वाले जो नेता हैं वो छोड़ छोड़ के निकलेंगे और निकल रहे हैं। और अब जो कांग्रेस में ज्यादातर ऐसे ही नेता बचेंगे जो केवल 10 जनपद से चिपक के रहना चाहते हैं, और ऐसे लोगों की फौज इकट्ठी करती जा रही है कांग्रेस। आज ही मैंने देखा कि अभी कुछ दिनों से एक बात चल रही थी कि हो सकता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाए, लेकिन आज जो देखने में आया कि फिर बहुत सारे चटुकार जो है फिर राहुल गांधी की बात करने लग गए। मतलब एक वापस से उनके लिए वो सेहरा सजा के बैठे हैं कि आप आओ और आपको सेहरा पहनाते हैं। तो ये ऐसी स्थितियों में पार्टियां नहीं चलती है साहब। और आप ये खुद देख लीजिए, अभी लास्ट कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक सोनिया गांधी जी विदेश से लेती है ऑनलाइन,
आज तक कभी हिंदुस्तान की किसी पार्टी में ऐसा होते हुए सुना आपने कि उसकी वर्किंग कमेटी या पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो, वो उसके अध्यक्ष जो हो वो विदेश से ले? तो इस प्रकार से पार्टियां नहीं चलती है, उसका नुकसान इनको मिल रहा है सीधे सीधे। गुलेज जी, चलिए हम मान लेते हैं जो भी इशारा है, अगर वो इशारा सही होता है, मतलब बीजेपी का वो साथ देते हैं, अचानक उनको जब धारा 370 हटाई गई थी तो गुलाम नबी आज़ाद साहब के बयान आपने सुने होंगे। इसके पहले भी जो 5 दशक तक भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को पानी पी पी के गाली देते रहे हैं, वो अगर आपका समर्थन करेंगे तो आपकी नैतिकता कहाँ दिख रही है सामने? नहीं, हमारा समर्थन उन्होंने क्या किया करेंगे तो आज का उनका नहीं। देखिए, तो के ऊपर राजनीति नहीं चलती है साहब जी। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल राजनीतिक हूँ, जो वास्तविकता होती है वो होती है। तो ये भी था कि 2019 के चुनाव में राहुल बाबा सोच के बैठे थे कि वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और एमके स्टालिन को वो गृह मंत्री बना देंगे, बहुत को पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। क्या हुआ? 303 सीटें भाजपा की आई। तो ये तो के ऊपर और हाइपोथेटिकल कंडीशंस के ऊपर राजनीति नहीं चलती है, उस पर कांग्रेस चल सकती है। चलिए, आने वाले समय में बताएंगे, आपसे फिर बात करेंगे। ये वही हो गया जैसे पीडीपी के साथ आपने सरकार गठबंधन करके सरकार बनाई, आखिर वो क्या मजबूरी रही होगी, इंटरनल आप लोग अपना प्रभाव जमाना चाहते रहे होंगे, वही स्थिति सामने दिखेगी। मैं बात करूंगा आपसे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं अभिमन्यु त्यागी साहब। त्यागी साहब, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है, नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। ये क्या हो रहा है त्यागी साहब? मोदी के मुरीद हो गए आजाद साहब और कांग्रेस के अंदर की सारी बखिया उधेड़ के रख दी। क्यों जाते जा रहे हैं लगातार आपके बड़े बड़े नेता? देखिए, जब इंसान सारा जीवन पाता है और सत्ता के बिना नहीं रह पाता जी, तो ऐसी बहुत सी बार देखने को आता है कि सत्ता लोलुप व्यक्ति हो जाता है। और उसका एक उदाहरण आज गुलाम नबी आजाद जी है जी। जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा कि चौधरी चरण सिंह जी, जो किसानों के नेता भी माने जाते हैं, उनके बेटे जब सांसद नहीं रहे थे चौधरी सिंह जी, तो इसी सरकार ने उनसे कोठी तक खाली करा ली थी, लेकिन अभी तक गुलाम नबी आजाद जी से कोठी नहीं खाली कराई थी। सब लोग जान रहे थे कि ये किस तरफ इनका झुकाव जा रहा है जी। दूसरी बात यह है कि कश्मीर की आवाम जान रही है, जम्मू की आवाम जान रही है कि उन्हें क्या काम करना है जी। कौन लोग उनके हितैषी हैं, कौन लोग हितैषी नहीं है, कौन लोग डीलर हैं, कौन लोग बिचौलिया हैं, कौन लोग विश्वासघाती हैं जी। जिस तरह से गुलाम नबी जी ने 40 साल की लंबे पीरियड तक राज किया, लाभ लिया, और एक भी ऐसा कोई उदाहरण नजीर उनकी नहीं है कि वो एक बहुत बेहतर इंसान हो, बहुत बेहतर राजनेता हो, बहुत बेहतर मंत्री हो, वो एक कांग्रेस जन के रूप में बहुत बेहतर नेता हो, मुख्यमंत्री रहे तो बहुत बेहतर मुख्यमंत्री रहे हो। ऐसे इन्होंने बहुत बड़ा कोई काम तो उस दौरान किया नहीं था। और धारा 370 को लेकर जिस तरह से वो मुखर रहे हैं लगातार, अब चूंकि चुनाव है, वो अलग पार्टी बना के शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ अनऑफिशियली या ऑफिशियली गठबंधन करके चुनाव भी लड़े और उनके इरादे भी हों कि मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन इस मुद्दे पर धारा 370 पर उनके साथ वहां की आवाम जाती हुई तो नहीं दिख रही है। उनको जरूर सबक सिखाएगी वहां की जनता, क्योंकि जनता को अब गुमराह नहीं किया जा सकता। त्यागी साहब, आपने कहा कि बहुत अच्छे नेता नहीं रहे, बहुत अच्छे मंत्री नहीं रहे, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री नहीं रहे, ऐसी कोई नजीर नहीं पेश कर पाए जी कि पता लग रहा हो कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कहीं पर। तो फिर आप उनको रखे क्यों रहे? उनको मुख्यमंत्री कांग्रेस ने ही बनाया, उनको मंत्री केंद्र में कांग्रेस ने बनाया। ऐसा है कि मुझे कांग्रेस पार्टी में बुजुर्गों का बहुत सम्मान है, तो वहाँ आज भी दिया जाता है। यहाँ आडवाणी जी तो नहीं बनाया जाता है कांग्रेस पार्टी में, वो बुजुर्ग है, उसका बहुत सम्मान है, लेकिन जिस तरह से नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ाया जा रहा था तो उसको उनको चिंता थी। लगातार किस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है केंद्र में 8 साल से ये गायब से ही है। कभी भी सड़क पर आके इन्होंने किसी भी आंदोलन में सहभागिता नहीं करी। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी चाह रहा था कि जो ये G23 है, कम से कम ये लोग अपने घर बैठे या पार्टी छोड़ दें। निगम साहब, त्यागी साहब, गुलरेज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गुलरेज साहब, देखिए, यदि अभिमन्यु त्यागी जी सच बोल रहे हैं कि वो एक कद वाले नेता नहीं है, उनमें कुछ कर्मठशीलता नहीं है, कुछ वो ऐसी इफिशियंसी जैसी होना चाहिए उनमें नहीं है, तो फिर कांग्रेस पार्टी बड़ी मूर्ख पार्टी है। 35 साल तक आपने नेशनल जनरल सेक्रेटरी जिस आदमी को बना के रखा, मतलब वो काम का नहीं था, बेकार लोगों को आपने नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना के रखा। तो और 35 साल पहले वो बुजुर्ग भी नहीं हुए थे, तो इसका
इसका मतलब देखिए, क्या निकालूं? वो सवाल मैंने पूछ लिया गुलेर भारतीय साहब। जनता पार्टी जिनका विरोध कर रही थी आज उनकी तरफ से बोल रहे हैं। नहीं, मैं किसी क्या तरह की विडंबना बोल रहा, है? मैं आपके लिए जिनका बोल रहा हूं। विरोध करते देखो, हैं आज देखो, क्योंकि वो आपका इनके ये पाले में देखो, खड़े हुए हैं तो ये उनकी तरफ से बोल रहे हैं, उनकी तरफ से प्रवक्ता बनकर आए हैं, ये उनकी अरे तरफ से भाई साहब, सफाई उन्होंने पेश कर रहे हैं। तो खूब हमारे अरे ये खिलाफ सफाई प्रस्ताव तो की है, गुलाम नबी साहब दे तो बेहतर लगेगा। नहीं अभिमन्यु जी, वो उनका ये कहना है कि ऐसा क्या कांग्रेस के अंदर है, ठीक ठाक नहीं चल रहा है कि क्यों छोड़ के जा रहे सब हैं। ठीक और ठाक छोड़ने चल के रहा है। पहले देखिए, उन्होंने मोदी जी की तारीफ भी कर दी। उन्होंने एक इल्जाम लगाया, उस देखिए, इल्जाम पे मैं जो डर रहा है वो भाग रहा है, बंगला दे रखा है, जिसे समझौता करना है वो भाग रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया है। वो समझौतावादी हैं, वो जनता की तरफ से कभी भी खड़े हुए नहीं मिले। हमेशा कांग्रेस कार्यकर्ता को उनके प्रति ये शिकायत हमेशा रहेगी कि अपने जीवन के इतने लंबे समय तक उन्होंने बहुत बड़े बड़े पद कांग्रेस पार्टी में लिए, लेकिन जब आज आवाम को उनकी जरूरत थी तो वो कहीं पे भी नहीं दिखे। यहाँ तक कि उन्होंने तो अपने समाज को भी नहीं जोड़ पाए पार्टी से। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, आखिरी समय में वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके पार्टी को उन्होंने क्षति पहुंचाने का तो काम करा। अभिमन्यु जी, वो बड़ा जहाँ सीधा सा गए- सवाल है। अभिमन्यु साहब, मेरा सवाल बड़ा सीधा से ऐसे में सवाल है, जब वो ये सब नहीं कर पा रहे थे तो उनको आप पार्टी से निष्कासित करते, उनने छोड़ा तो आप पे उंगली उठना स्वाभाविक है, आप निष्कासित कर देते। तो करते देखिए, परिवार जो परिवार होता है वहाँ ताल्लुकात बहुत सी बार जो आपस का समायोजन होता है वो नहीं बन पाता है। वह कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं। लगातार कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी तौर पर लगातार प्रयास किए जाते रहे, लेकिन ये नहीं माने क्योंकि इनका अंदर खाने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से बातचीत चल रही। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुलाम नबी जी की भाषा बोल रहे हैं, वो साफ तौर पर बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गुलाम नबी साहब दोनों एक ही साथ और एक ही जगह एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दोनों की विचारधारा समान है। ये सब हार्दिक पटेल से लेकर जितने बड़े नेता आपके साथ यहाँ से गए हैं, कपिल सिब्बल गए हैं। लोग हैं बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सत्ता के सामने झुक रहा है आज, जो ईडी और सीबीआई के डर के सामने झुक रहा है, तो वो जरूर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में या तो उनकी नीति को मानना है और या वो सत्ता लोलुप है, वो सत्ता के साथ सीधे जाके खड़ा हो रहा है। अभिमन्यु जी, आपने इतने लंबे समय तक आपने उनको कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया था, जम्मू कश्मीर आप का। बताइए कितनी वोट मिली थी, कितनी वोट पाई थे वो? ये तो हमें जो सवाल उठेगा, वो राज्यसभा कहां से जाते थे? सब लोग सवाल करते हैं और सवाल तो होंगे जरूर, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आज गुलाम नबी साहब के साथ खड़ी हुई है, वो जरूर ये दर्शा रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी और गुलाम नबी साहब आज एक साथ खड़े हुए हैं और जनता इनको जरूर सबक सिखाएगी। चलिए, हमारे साथ निगम जी हैं। निगम साहब, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। क्या फर्क पड़ेगा अगर वो अलग पार्टी से अलग पार्टी बनाते हैं तो, और अगर भाजपा का हो सकता है भाजपा के साथ चले जाएं तो क्या वहां की राजनीति में फर्क पड़ेगा? देखिए, जम्मू में तो अच्छा खासा भाजपा का प्रभाव है। अब तो 43 सीटें हो गई हैं, 7 सीटें बढ़ी, जिसमें 6 जम्मू में बढ़ गई हैं सीधे सीधे। उसमें रिजर्वेशन भी हो गया है, SC/ST के लिए 9 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। इन स्थितियों में तो जम्मू में तो ठीक है, लेकिन घाटी यानी कश्मीर की जो सीटें हैं उसमें कितना फर्क पड़ेगा? देखिए सर, ऐसा मैं, जैसे आपने आज अपने प्रोग्राम का नाम रखा है आजाद बोलो, और मैं चाहूंगा वक्त आ गया कि हमें बतौर जनता को भी कुछ आजादी के साथ आप आगे आके बातें करनी चाहिए जी। अगर आप पहले, मैं आपको एक लीडर की जो मेंटेलिटी होती है वो बिगनिंग से सबको दिखाई देती है जी। मैं आजाद साहब जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, उनका पहला भाषण जो उन्होंने अपने जो उनका क्षेत्र था जिधर से वो MLA चुने गए थे, भद्रवाह एक एरिया है यहाँ का जी, उन्होंने जब अपनी पहली स्पीच दी थी तो मुझे बहुत अच्छे वो वर्ड अच्छे से आज भी याद है। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला था कि जम्मू कश्मीर के लोग आधे वो लोग हैं जो NC के साथ हैं, बाकी आधे कांग्रेस के साथ हैं, ये है आधे, उसमें जो बाकी के आधे वो उसके साथ हैं जिसका राज चलेगा, जिस पार्टी की सरकार होगी। तो मुझे लगता है ये उनके जहन में शुरू से एक बार निगम जी फिर से बताइए, आधे किसके साथ हैं? आजाद साहब की ये उनके बोल हैं जो मैं बोलने जा रहा हूँ। आपने आजाद बोल नाम रखा है तो इसलिए मैं आजाद साहब के कुछ बोल आपको सुनाना चाहता हूँ। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने बोला था जम्मू कश्मीर की जनता बहुत चालाक है जी। आधे लोग कांग्रेस के साथ हैं, आधे NC या बीजेपी के साथ हैं जी, ये आधे हैं, बाकी के आधे उसके हैं जिसकी सरकार होगी जी। तो कहीं ना कहीं ये आजाद साहब ने आज खुद बता दिया कि मैं उसी का हूं जो पावर में है। आज कांग्रेस की जो
इसमें कोई डाउट नहीं, कांग्रेस धीरे 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 खत्म होने की कगार पे जा रही है जी। उसके कारण ये इनके लीडर्स को सोचने चाहिए क्या कारण है। बट फैक्ट ये भी है कि आजाद साहब को भी लग रहा था अब मेरा फ्यूचर नहीं है, लेकिन आजाद साहब के जहन में ये भी बात रहनी चाहिए, अगर वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो उनका मार्गदर्शक मंडल भी है एक, कहीं वो ना ज्वाइन करना पड़ जाए उनको बाद में जाके। अब वो स्टेज के पास आ चुके हैं जी। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया कि जम्मू को क्या फर्क पड़ेगा या कश्मीर को क्या फर्क पड़ेगा, बात यह है कि हमारे जो नेतागण हैं ये अब एक चीज बड़ी क्लियर होती जा रही है, ये अपने मफाद के लिए कहीं ना कहीं ऐसी जगह कोलिशन जाके कर बैठते हैं जो शायद जिस जनता ने इनको चुना है वो ये नहीं चाहती। सपोज मैं आपको मिसाल देता हूँ कांग्रेस ने भी पीडीपी के साथ भी गठबंधन किया, एनसी के साथ भी किया, भाजपा ने भी वही किया, और बाकी दो पार्टियों के बारे में कहने की जरूरत नहीं, वो तो वैसे ही जो जिसकी केंद्र में सरकार रहती थी उसमें एक अपना मंत्री अपना वो घुसा देते थे। लेकिन आजाद साहब एक जैसे आप कहते हैं बड़े सीजन पॉलिश्ड लीडर थे, बट अगर उनसे ये तवक्को नहीं की जा रही तो अब मुझे लगता है वक्त आ गया, जनता को इसका जवाब देना चाहिए। लीडर्स की मेंटालिटी डे 1 से पढ़ना शुरू करिए, लीडर्स क्या कर रहे हैं उसको सोचना और समझने की जरूरत है। वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, जिसके फेवर में कर रहे हैं वो पार्टी तो उनको फेवर करेगी। अभी खैर उन्होंने पूरे पत्ते भी नहीं खोले हैं, लेकिन काफी चीजें सामने आ गई, क्योंकि जब आजाद साहब रिटायर हुए थे, जो मैंने आजाद साहब का भाषण सुनाया उसके साथ आप दूसरी कैसेट भी मोदी जी की भी चला लीजिए, वो भी उनको पूरी तरह से वेलकम करने और दरवाजे खोल के बैठे हुए थे डे 1 से। तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे आप आम आदमी को निगम साहब यहाँ ये जानना चाह रहे हैं कि आजाद साहब अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो कश्मीर में देखिए अल्पसंख्यक मतों का बिखराव होगा, बंटवारा होगा, तो उससे बीजेपी को कितना फायदा होगा, पीडीपी एनसी को क्या नुकसान होगा। अगर ये बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो क्या आजाद साहब बीजेपी में चले गए, कश्मीर में बीजेपी की क्या स्थिति है आप भी जानते हैं। हालांकि जो 25 लाख मतदाता जुड़ रहे हैं, बाहर के लोग भी वोट डाल सकते हैं, उससे समीकरण बहुत बदल जाएंगे। लेकिन आजाद साहब के जाने से, केवल आजाद साहब का चेहरा आ जाने से क्या अल्पसंख्यक मत थोड़े बहुत ही सही बीजेपी को मिलेंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता जो पिछले कई सालों से जो सफर कर रही है, अब वो इतनी समझदार हो गई है, वो अपने लीडर्स की मेंटालिटी को समझती है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा क्या है स्टेट में कि जो भी लीडर 10, 15, 20, 25 साल एक लीडरशिप जब पावर में रहता है, वो उसके बाद वो इतना पावरफुल या इतना सरमायादार हो जाता है, वो अपनी नई पार्टी स्टेट या राष्ट्रीय स्तर पे खड़ी कर सकता है। ये भी एक सोचने का मुद्दा है जी। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं या मेन स्ट्रीम के वोटर्स की बात कर रहे हैं, वोटर मुझे लगता है अब इस बार समझदारी दिखाएगा, और ये सभी पार्टियों को इस बार इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। उस लेवल पे भी इनको अपनी तैयारी करनी चाहिए कि वोटर का माइंडसेट कहीं बदल ना जाए, क्योंकि वो आधा उसका वो भी चीजें समीकरण बदलेंगे। यस, जम्मू की जिधर तक बात की जाए, जम्मू का वोटर जो है उसका झुकाव बीजेपी की तरफ विदाउट ए डाउट रहा है, और शायद आने वाले टाइम में भी रहेगा। बट आजाद साहब के आने से उस वोटर को और स्ट्रेंथन मिलेगी, क्योंकि जब आजाद साहब का जो चीफ मिनिस्टर टेन्योर था हमारे जम्मू में, वो बहुत बढ़िया गुजरा था। देखा जाए तो उस समय लोगों ने एक अच्छी डेवलपमेंट और अच्छी एक जिसे जो तवक्को रहती है एक लीडर से, वो देखी थी उस टाइम। तो वो कहीं ना कहीं समीकरण बदलने जाएंगे, खासकर जम्मू एरिया में। रहा सवाल कश्मीर का, कश्मीर में आजाद साहब पे इसका उल्टा इम्पैक्ट पड़ेगा, जो मैं एज ए पर्सनल लेवल पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये चीजें। बट अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो लोग कहीं ना कहीं, जो खासकर हमारा इंटेलेक्चुअल तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहा है कि यार ऐसा क्या है स्टेट में, हर लीडर अपनी पार्टी खड़े करने के लिए तो सरमायादार बन जाता है, जबकि सबको पता है एक एमएलए या एक एमपी या राज्यसभा एमपी का क्या सोर्स ऑफ इनकम है, कहाँ से उनके चलते हैं और इनकी बैकग्राउंड क्या है। जो आदमी अपने स्टूडेंट टाइम से लीडरशिप में रहा, आज वो इस काबिल हो गया कि उसको एक नेशनल लेवल पे वो अनाउंस करता कि मैं नेशनल पार्टी बना दूंगा। सब हवा में पार्टी तो नहीं बनती, हर चीज में पैसा इन्वॉल्व है, मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व है। तो दूसरा ये दल बदलना, ये सब होना, ऐसे लीडर से एक्सपेक्टेशन लोग कम करते हैं जो काफी टाइम एक पार्टी में रहा। जैसे मैं बीजेपी की बात करूं, हमारे जसवंत सिन्हा साहब थे, वो भी बीजेपी के खिलाफ भी बोले, या उनके खिलाफ एज ए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी उन्होंने लड़ी, बट वो खुलकर उन्होंने दल नहीं बदला।
तो मुझे लगता है बाकी पार्टियों को इनसे कुछ सीखना चाहिए जी। ये मेरी अपनी जाती राय है। जी 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 श्रीवास्तव जी, जैसा कि वो कह रहे हैं कि वहाँ की जनता मतलब समझदार हो गई है, एक तरफ जाएगी, या तो पीडीपी को जाएगी, एनसी नेशनल उसको जाएगी, एनसी की तरफ जाएगी, या हो सकता है गुलाम जी अपनी पार्टी बनाए उनकी तरफ जाएगी, बटेगी नहीं। माने कश्मीर में सीटों का बंटवारा या मतों का बंटवारा नहीं होगा, ऐसा निगम जी कह रहे हैं। तो इन स्थितियों में क्या लगता है आपको कि गुलाम नबी जी का चेहरा अगर बीजेपी लेती है तो अपने मूल सिद्धांत से भी थोड़ा सा अलग होगी उसका, जिस तरह से आज की स्थिति में बीजेपी का जो एजेंडा चल रहा है, हिंदुत्व का एजेंडा सीधे सीधे कहें तो ऐसे में बीजेपी को फायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए त्रिपाठी जी, जहाँ तक मूल सिद्धांत की बात है जी, हमें लगता है कि राजनीति में अभी तो सिद्धांत जैसी कोई बात करना बड़ा उचित नहीं लगता है जी। दूसरी बात है कि गुलाम नबी आज़ाद के वहाँ जाने से बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा। निश्चित रूप से कुछ फ़ायदा हो सकता है। गुलाम नबी आज़ाद एक बड़े सीनियर लीडर हैं और काफ़ी सालों से मतलब इनका जम्मू कश्मीर से लेके देश भर में उनकी एक पहचान रही है जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि गुलाम नबी आज़ाद जब कांग्रेस से बाहर होते हैं या छोड़ के जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सबकी तारीफ़ करते हैं, इंदिरा जी की तारीफ़ करते हैं, राजीव जी की तारीफ़ करते हैं, इवन सोनिया गांधी तक की तारीफ़ करते हैं। उनके निशाने पर सिर्फ राहुल गांधी आते हैं। उसका कारण ये आप ये मान के चलिए कि अगर मान लो राहुल गांधी को जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया है, एक तो ये है कि बीजेपी कहीं ना कहीं से बीजेपी इस बात को उनको कन्विंस करके रखी है कि आपका सीधा हमला जो है राहुल गांधी पर होना है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, एक सीनियर लीडर होने के नाते हो सकता है कि G23 के नेताओं को आप देखिए कि एक तरह से उनकी सलाह नहीं मान रहे होंगे राहुल गांधी या जो भी रहा हो, लेकिन राहुल गांधी ने एक काम जरूर किया है कि नई लीडरशिप लाने का मौका, नई लीडरशिप ला रहे थे कांग्रेस में। तो जो जितने भी ऐसे नेता हैं जो छोड़ के पार्टी से जा रहे हैं, तमाम चीज़ें जा रहे हैं, हो सकता है उनकी पूछ परख कम हो गई हो। बट एक ऐसे सीनियर लीडर को जो अब तक 50 सालों से एक पार्टी में लगातार रहा है और उसको अचानक पार्टी छोड़कर क्यों जाना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि राज्यसभा सदस्यता उनको राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने भेजा नहीं, उनकी जगह किसी और को भेज दिया। एक सवाल ये भी खड़ा होता है। दूसरी बात क्या है, इतने सालों तक मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे और तमाम देश के महत्वपूर्ण पदों पर आप रहे और उसके बावजूद भी अभी भी आपकी वही लालसा है कि आप नहीं गए, तो आप नाराज़गी एक तो वो हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इस नाराज़गी का फ़ायदा किसको मिल रहा है ये भी देखना होगा। जिस तरह से लोकसभा में मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो है इस बात को उनको लेकर के काफ़ी अच्छी बातें कहा और आज भी उन्होंने जिस बात को बोला, तो ये एक तरह से आप ये मान के चलिए कि कहीं न कहीं झुकाव तो लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जी। दूसरी तरफ जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, नेशनल लेवल की पार्टी गुलाम नबी आज़ाद साहब भले बनाए, लेकिन नेशनल लेवल की पार्टी हो सकता है कश्मीर में प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन अन्य राज्यों में प्रभावी त्रिपाठी जी नहीं हो सकते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि हमेशा जो है ये चुनाव लोकसभा जीत के नहीं आते थे, बार बार राज्यसभा से जाते थे और इसे एक कांग्रेस भेजती थी, कभी महाराष्ट्र से कभी कहीं से। तो आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने जितना देना था उनको दे दिया। लेकिन आज की डेट में मेरा ये मानना है कि अगर आप पार्टी से नाराज़ भी थे तो आप बहुत एक व्यक्ति को टारगेट करें जो लीड कर रहा है या जो एक आंदोलन की तैयारी कर रहा है, तो हमें लगता है कि वक्त की नज़ाकत देखते हुए और मतलब ऐसे समय में इन्होंने पार्टी को छोड़ा जब पार्टी को इनकी ज़रूरत थी। तो ये है जी, पार्टी को इनकी ज़रूरत थी, लेकिन इस समय जब जो है पार्टी आपको इतना देती है तो ज़रूरत के समय आपको खड़ा रहना चाहिए। अब आप खड़े नहीं हैं तो आप चाहे आप दूसरे प्लेटफार्म पर आकर कुछ भी बोलें, अब सारे लोग सुनेंगे, आप पार्टी की जितनी बुराई करें वो सारी सब सही है। बिल्कुल चेहरे आयात करके भी बीजेपी इस समय पूरे देश में राज करना चाह रही है। बहुत सारे लोग को आयात किया तो पार्टी जी। चलिए राजेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। चलिए, इससे हम अब ये जानना चाह रहे हैं कि बीजेपी को इससे नुकसान होगा क्या अगर बीजेपी से गुलाम नबी जी बीजेपी में आते हैं तो? देखिए, निश्चित तौर पर अगर गुलाम नबी आजाद जी आते हैं, जम्मू में इनकी अच्छी पकड़ है जी और ये बीजेपी की कम से कम 4 से 5 सीटें ये रोक सकते हैं। और इस वक्त जम्मू के अंदर भी बीजेपी के खिलाफ ही माहौल है। बीजेपी खिलाफ जम्मू में माहौल है, बीजेपी के लिए खिलाफ माहौल है। आप देखेंगे आज हर आदमी बीजेपी के खिलाफ है जम्मू में, क्योंकि उन लोगों ने तो यहाँ पर जब से एलजी साहब को बिठाया है
तब से सारा जम्मू का सिस्टम डगमगा गया है। आज भी यहाँ जम्मू का जो कानून व्यवस्था है, जो कानून को चलाते हैं, उन लोगों ने यहाँ पर आज पूरा चक्का जाम रखा था। हर जगह दुकानें बंद थी, सिस्टम पूरा खराब था, जगह जगह टायर जला रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पर नहीं, क्या वजह थी क्यों जाम रखा था? वो भी बीजेपी के खिलाफ ही सिस्टम है सारा, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी मांग है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जमीन मौजूद है, मगर उनको परमिशन नहीं दी जा रही कि वहां बिल्डिंग बना के जो 4 यहाँ पर अलग अलग जो उनके जजेस बैठते हैं वो अलग डिफरेंट जगह बैठते हैं। वो उनकी एक ही डिमांड है कि एक ही जगह बिठाया जाए कि लोगों को दर बदर ना होना पड़े और हमें बार बार आगे पीछे जाना ना पड़े। ये यूटी बनने के बाद हुआ, नहीं तो कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हर चीज अवेलेबल थी, हर जज वहां बैठता था। जब से यूटी बनी है तब से उन्होंने उनके दायरे अलग कर दिए, चाहे वो हर गरीब आदमी के लिए एक परेशानी का सबब बन गया है और उसके साथ साथ लॉयर्स के लिए भी परेशानी बन गई कि वो फाइल उठा के कहां जाएं। तो उस बात पे उन्होंने एक जोरदार पिछले 2-4 महीनों से रेगुलर उनकी डिमांड ये है, पिछले 2 साल से, मगर वो 2-4 महीने से स्ट्रांग हो गए और आज उन्होंने जम्मू का चक्का जाम रखा था। उसके साथ ही यहाँ पर जो ब्यूरो उसके लोग हैं, जो अपने ट्रेडर्स लोग हैं, उनका समर्थन है, युवा राजपूत सभा का समर्थन है। युवा राजपूत सभा को महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेते हुए पिछले 10 साल से वो सड़कों पे हैं, तो सरकार ने उनका सुध बुध नहीं लिया। वो एक तबका जो महाराजा हरि सिंह के लिए आवाज उठाता है, जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, उनके नाम की भी इन्होंने कोई वहां पर आज तक उनके नाम की भी कोई घोषणा नहीं की, ना ही उनके स्मारकों को बचाया गया। ये तो पीडीपी की सरकार थी, तो ये पीडीपी की सरकार थी, महबूबा जी जब चीफ मिनिस्टर थी तब ये कर देती। महबूबा जी ने भी किया था, उन्होंने महाराजा के लिए एक पार्क जम्मू में बनाया, उसका नाम महाराजा हरि सिंह पार्क रखा गया। उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की, मगर बीजेपी के लोग तब भी बीच में थे। और सबसे बड़ी छुट्टी की बात यह है कि पीडीपी के एमएलसीओ ने जो हमारा अपर हाउस होता है वहां पर छुट्टी अनाउंस करवाई, मगर जब वो बात अपने लोअर हाउस में आई जहां एमएलए वगैरह वोट डालते हैं, तब बीजेपी के लोगों ने वहां रोड़ा अटकाकर अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए महाराजा की छुट्टी को रुकवा दिया और उसके बाद आज तक उन्होंने उसको करने नहीं दिया। और ये सबसे लोग जानते हैं, इस बात को बड़े बेहतरीन तरीके से जानते हैं जम्मू कश्मीर के लोग कि कौन टांग अड़ाता है। बीजेपी अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, दुनिया को मालूम है, और जम्मू कश्मीर के लोग बड़े अच्छे तरीके से धारा 370 हटाने से कितना फायदा होगा बीजेपी को, कितना नुकसान? अभी तक तो जेएंडके को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। आप मेरे को छोड़ दीजिए क्योंकि मैं पीडीपी का हूं, तो लोग आप एक सर्वे करवाइए जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां पर इन्होंने जो जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह की ये स्टेट थी, ले को अलग कर दिया, जम्मू के और कश्मीर में दरार पैदा करने की कोशिश की। आज आप देख रहे हैं पीडीपी को तोड़ने की पूरी कोशिश की बीजेपी ने, आप उसको देख लीजिए। आज कांग्रेस को तोड़ने की पूरी कोशिश की है, वो आपके सामने है। हम क्या क्या बताएं? पीडीपी को कैसे कर सकते हैं तोड़ने की कोशिश की? ये आपके चैनल से तो ये पता लग रहा है कि हम ये बार बार तारीफ कर रहे हैं मोदी साहब की, और मोदी साहब नहीं वो तो कांग्रेस को, पीडीपी की मैं पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की, कहाँ पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की? पीडीपी को तोड़ने की कोशिश इन्होंने बड़ी जो पहले की है, हमारे भी जो 8-10 एमएलए है उनको तोड़ के उनको ख्वाब दिखाया कि आपको चीफ मिनिस्टर बनवाएंगे। वो आपने देखा होगा, वो जो पीछे तोड़ा है वो इन्हीं की केकर थी, हमारे करनी नहीं, हमारे सामने है। और मुफ्ती साहब के जाने के बाद बिल्कुल जो लोग जो स्टेट के अंदर इन्होंने वादे किए थे, इतना डेवलपमेंट होगा, ये हुआ, ड्यूटी बनने के बाद भी इन्होंने किया कि जम्मू कश्मीर को हम सोने की चिड़िया बना दे। आप आके यहाँ देखिए जो सोने की चिड़िया है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर लूट खसूट के सिवाय कुछ नहीं है। आप यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हाथ खड़े कर दिए, और एलजी साहब जबरदस्ती हर लोगों को मनाने की कोशिश करते हैं और लोगों की सुनते नहीं है, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। आज किसी को पूछ लीजिए, जम्मू शहर उबल रहा है, पीएचई के एम्प्लॉयड रोडों पे है, जो 60,000 लोग रिटायर होने की कगार पे हैं, उनको पक्का नहीं किया। उसके बाद कितनी तंजीमें मैं नाम ले लूं,
आप सर्वे करवाइए। ये जो बाहर बड़े बड़े चैनलों पे बैठ के ये बातें करते हैं, मगर मैं सच ये बताता हूं कि जम्मू कश्मीर की हालत पहले से बहुत बदतर हो चुकी है, और ये डेवलपमेंट की जो बातें करते हैं ये सिर्फ कागजों में है, ये लूट खसूट मची हुई मतलब है। बीजेपी को आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें नुकसान होना है। आपको ये थोड़ा सा वक्त ठहर जाइए, आपको सामने दे। आज आजाद साहब आगे जो कहते हैं हमारा जम्मू में बड़ा जोर दबदा है, ये आने है कि जम्मू को नुकसान होगा। तो जम्मू को नुकसान होना आजाद साहब के आने से और नुकसान होगा बीजेपी को। बीजेपी को होने वाला है, या आप देखेंगे। और ये जो बड़े बड़े वादे करते थे, बीजेपी के लोग कहते थे कि महाराज हरि सिंह की छुट्टी देंगे, इन्होंने जम्मू के डोगरों के साथ भी बेइंसाफी की है। अपने दफ्तरों के अंदर उन्होंने उनकी प्रतिमाएं लगाई हुई हैं सिर्फ वोट को बटोरने के लिए। और बाहर ये आज युवा राजपूत सभा 10 दिन हो गया भूख हड़ताल पे बैठे हुए। आप उन लोगों से पूछिए ये लोग क्या करते हैं, वो बताएंगे आपको। ये जो दिखावा करते हैं वो कुछ और है। ये कहते हैं हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर आज बीजेपी वो कर रही है। हर जगह बेरोजगारी। अभी तो आजाद साहब का मुद्दा है मनहाज साहब, अभी तो हम आजाद साहब के बारे में पूछ रहे हैं। आपने कहा कि आजाद साहब के बीजेपी में आने से साहब को भी इन्होंने इसीलिए जो पुश बैक कर रहे हैं कि जम्मू के अंदर जम्मू के डोगरा और कश्मीरियों को लड़ाया जाए, और ये अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में है। ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। जम्मू के लोग अब इनको समझ चुके हैं। एक बार मौका दिया था, अब दोबारा इनको मौका मिलने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग एक हैं, उनकी सोच एक कौन सा मौका दिया था? सरकार बनाने का मौका दिया था। वो तो पीडीपी के साथ बनाई थी। 25 लोग जो जीत के आए थे, इनको पूरा मौका मिला था। मगर जो 25 लोग जीत के आए, उन्होंने जम्मू के लोगों का क्या हाल किया है, आप कभी जम्मू के लोगों से सर्वे करवाइए, फिर आपको पता लगेगा। कि हमारे कुछ बड़े बड़े चैनलों पे बैठ के हमारे साथी बोलते हैं, आज असलियत ये है जम्मू शहर की हालत खराब हो गई है, जम्मू सूबे की हालत खराब हो गई है। इन लोगों के खोखले वादों ने उनके थाली से रोटी छीन ली है। मैंने केंद्र शासित राज्य बनने के बाद से खराब हुई है। ये बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। 1 साल 6 महीने लोगों को लगा कि यूटी बनने के बाद पता नहीं क्या हालात हो जाएंगे। आज जम्मू का कारोबारी, आज जम्मू का ठेकेदार अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, और जम्मू के लोगों का जो हमारे नौजवान थे कहते थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज मुझे बताइए उनका क्या हाल है। चलिए मनाज साहब आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं। 7,000 लोग थे, वो भी सड़कों पे हैं, उनकी आवाज को दबाया जाता है। और जो बड़े चैनल है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जम्मू की आवाज को वो बताते ही नहीं, सब झूठ बोलते हैं। चलिए आप जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं। मनाज साहब ठीक है, आपकी बात आ गई। हमारे साथ गुलरेज साहब हैं, बीजेपी प्रवक्ता। गुलरेज साहब, इनका कहना है कि जब से यूटी बनी, यूनाइटेड टेरिटरी बनी है, तब से नुकसान हुआ है केंद्र शासित राज्य बनने के बाद से। और बीजेपी को पिछली बार जो 37 सीटें मिली थी, 37 में से 25 मिली थी, वो भी नहीं मिलनी है। और गुलाम नबी आजाद साहब के आने से और नुकसान होना है बीजेपी को। देखिए, सबसे पहली बात तो गुलाम नबी आजाद अभी कोई बीजेपी में है नहीं, और आप हाइपोथेटिकल चीजें रखकर राजनीति नहीं कर सकते ना। राजनीति होती है, राजनीति बड़ी प्रैक्टिकल चीज होती है। तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस बात पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन ये शायद जो महोदय बोल रहे थे, ये उसी पार्टी के प्रवक्ता थे ना, जिसने कुछ समय पहले कहा था कि यदि 370 हटाई तो कश्मीर हिंदुस्तान से अलग हो जाएगा। या इन्होंने कहा था ना, इन्हीं लोगों ने जो बातें कर रहे हैं, मुंह चला रहे हैं अभी कि कश्मीर में हिंदुस्तान का तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। तो इन लोगों की आदत है ऐसी बातें करने की, ये फिजूल की बातें करते हैं और अपनी राजनीति चमकाते हैं। इन्होंने बहुत कश्मीरी बच्चों को बरगला कर उनके भविष्य खराब किए हैं, उनका खून बहाया है। और अब जब इनको दिख रहा है कि इनकी राजनीति की पॉलिश खत्म हो चुकी है, तो अब इस प्रकार की बड़बड़ाहट कर रहे, करने दीजिए। इनका काम है बोलना, हमारा काम है काम करना। हम जम्मू कश्मीर समेत पूरे हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे और उज्जवल भविष्य। लेकिन अभी आने वाले समय में आपको नुकसान होना है, ऐसा एनालिसिस किया है उन्होंने। देखिए, जो हमारा संगठन का डाटा बोलता है, जो हम बूथ स्तर पर जाकर चीजें चेक करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, पहले से और ज्यादा सशक्त है। और 370 के हटने के बाद, वहाँ भ्रष्टाचार में भारी गिरावट आने के बाद, मिलिटेंसी में कमी आने के बाद, टूरिज्म बढ़ने के बाद, नागरिकों के हमले जो कम हुए हैं, नागरिकों की मौतें कम हुई हैं, उसके बाद सैनिकों की जो मौतों का आंकड़ा कम हुआ है, बाकायदा आंकड़े हैं, आप बोलने में रख सकता हूँ।
तो उसके बाद हमको ज्यादा वोट मिलेंगे, जनता प्रसन्न है हमसे। ज्यादा घटनाएं होने लगी साहब। गुलरेज साहब, इस समय ज्यादा टारगेट किलिंग की घटनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। टारगेट किलिंग इसीलिए हो रही है कि अब बम ब्लास्ट नहीं हो पाते हैं, जो घात लगा के बड़े हमले होते थे वो नहीं हो पा रहे, ये अंतिम क्षण चल रहे हैं, इसलिए टारगेट किलिंग हो रही है। वो तो बेचारे बेकसूर मारे जा रहे हैं ना आपके इस। नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही बात है और बिल्कुल गलत चीज हो रही है और उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ये भी रुकेगा। अमित शाह जी लगे उस चीज के लिए और आज स्थिति ये हो गई है कि उस तरफ मतलब सीमा के उस पार पाकिस्तान से लड़के नहीं मिलते हैं कि जो आतंकवाद में अपने आप को झोंके। अब आतंकवादी इतने नहीं आते, आतंकवादियों की भी संख्या कम होती जा रही है और उनकी दहशत भी कम होती जा रही है। कश्मीरी पंडितों का पलायन बढ़ गया, जो बच गए थे 90 में, जो थोड़े बहुत रह रहे थे, उनका पलायन बढ़ गया है। नहीं, बड़ा नहीं है और उनके लिए काम कर रहे हैं हम। ये बात सच है कि हम टारगेट से 2-1 साल दूर चल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमने 370 खत्म की उसके तुरंत उपरांत जो था वो कोविड आ गया, तो कोविड से 2 साल खा लिए। लेकिन आप निश्चिंत रहें, 2024 के चुनाव से पहले इसके भी हम आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रखेंगे कि कितने कश्मीरी पंडितों को वापस बसाया गया है। चुनाव में वोट मांगने से पहले आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। जी, मैं गया हूं वहां, स्थिति देखी है कश्मीरी पंडितों की। चलिए त्यागी साहब मेरी आवाज आ रही? जी। त्यागी साहब, आजाद साहब के चले जाने के बाद, हालांकि आप तीसरे दल के रूप में थे, चौथे नंबर पे थे आप पिछली बार भी, कांग्रेस जब पिछला चुनाव हुआ था, और आखिरी आपके मुख्यमंत्री गुलाम नबी ही साहब थे। अब गुलाम नबी जी नहीं है तो आप कितना दम भरते हैं वहां सरकार बनाने का? देखिए, गुलाम नबी साहब तो सत्ता भोगी हैं, संघर्ष कभी उन्होंने किया नहीं, ना संघर्ष सीखा। अरे सत्ता तो आप ही देते रहे उनको। जब आज जनता को उनकी जरूरत है तो वो भाग रहे हैं, आगे दौड़ रहे हैं। आज वो राहुल गांधी जी की शिकायत ऐसे करते हैं जैसे राहुल गांधी जी बुजुर्ग हो और ये कोई नौजवान हो। जो राहुल गांधी जी को 20-25 साल सक्रिय राजनीति में हुए हैं और इन्हें तब तो कोई दिक्कत नहीं आई राहुल गांधी जी से। आज ये उनकी शिकायत कर रहे हैं क्योंकि ये जो ब्लेम कर रहे हैं, ये रिमोट कंट्रोल इनका आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ में वो प्रतीत हो रहा। आज राहुल गांधी जी जो संघर्ष के तौर पर, एक संघर्षवादी नेता के तौर पर, भारत में उनका नाम है, विदेश में उनका नाम है, ये उन पे ब्लेम कर रहे हैं। इन्हें जाना था तो ये जाते, आना जाना लगा रहता है ऐसे नेताओं का। लेकिन कश्मीर की आवाम, लेकिन त्यागी साहब ये मानना पड़ेगा कि त्यागी साहब आपका एक कश्मीर, त्यागी साहब 50 साल इन्हें राज दिया। त्यागी साहब आपका कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का कांग्रेस का बड़ा चेहरा, जब तुरंत अभी चुनाव होने हैं, बड़ा चेहरा चला जाता है, उससे आपको नुकसान नहीं होगा? उसको बड़ा चेहरा आप ही ने बनाया। लगातार ये तो जनता से दूर है, ये तो जनता के साथ काम ही नहीं कर रहे। वहाँ जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है वो अपने दम पे काम कर रहा है, इनकी कहीं कोई सहभागिता नहीं है और ये कभी भी जनता के पक्ष में कभी भी खड़े हुए नहीं दिखे पिछले 8 साल से। तो फिर आप मुख्यमंत्री इनको क्यों बनाए? क्यों मुख्यमंत्री बनाया था आपने? देख, ये काम पार्टी का है, हमारी पार्टी का, लेकिन जिस तरह से आज ये अलग हुए हैं तो सवाल तो इन पे उठेंगे ही, और सवाल उठने लाजमी भी है कि जिस आदमी को 50 साल सत्ता के करीब देखा गया है, आज वो आदमी इस तरह से कैसे कह रहे हैं कि उनको उन लोगों से शिकायत है जिन्होंने इन्हें इतना कुछ दे दिया कि ऐसा अमूमन आम आदमी के जीवन में नहीं देखने को मिलता है। और जो आदमी खुद भी असफल हो अपनी लाइफ में, वो कभी भी जनता से चुनकर नहीं जा पाता हो, लेकिन फिर भी देखिए, निगम गुप्ता जी विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि गुलाम नबी साहब के मुख्यमंत्रित्व काल में अच्छा खासा विकास जम्मू में हुआ था, अच्छा कार्यकाल रहा। पार्टी की नीति है, ये तो कांग्रेस पार्टी की नीति है। कांग्रेस पार्टी तो काम करेगी, वो कांग्रेस पार्टी की नीति पे काम करना पड़ेगा जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो संगठन है कांग्रेस पार्टी का, ये जो सारी नीतियां बनेंगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये अपनी तरफ से क्या काम करेंगे वो अब तो देखने की बात है। धारा 370 पे इनका क्या स्टैंड है उसको क्लियर करें और जम्मू कश्मीर के आवाम को बताएं और भारतीय जनता पार्टी बताए क्या वो इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। चलिए निगम साहब, जैसा मनहाज साहब बोल रहे हैं कि जब से धारा 370 हटी है, उसके बाद से, जब से वहां केंद्र शासित राज्य बना है, एलजी का शासन आया है, तब से स्थिति जम्मू की खराब हुई है। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए सर, मैं बड़े अदब के साथ हमारे जितने भी जो हमारे पॉलिटिशियन भाई यहाँ बैठे हैं, त्यागी साहब हैं,
शेख साहब हैं, अभी मनाज साहब भी बोल रहे थे। मेरा ये मानना है कि सियासत की रंगत में हमें इतना नहीं डूब जाना चाहिए कि हमें ग्राउंड रियलिटीज नजर ही ना आए। एक शेर आपको सुनाता हूँ कि सभी एक जैसा ही लिखते हैं, बस मतलब बदल जाते हैं, सरकारें वैसे ही चलती हैं, बस वजीर आजम बदल जाते हैं। जो हकीकत है ग्राउंड की, वो हमारे स्पेशली जब आप टीवी डिबेट्स पे आते हैं, ठीक है, आप अपनी पार्टी की बखूबियां गिनाइए, जैसे अभी शेख साहब बोल रहे थे अगली इलेक्शन से पहले हम अपना सारा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। अच्छी बात है, आपने अच्छा काम किया होगा, आपको रखना चाहिए, जनता ने डिसाइड करना है, किसी एक को तो चुनना है। बट जो आम आदमी है उसको ना मंदिर से कुछ लेना है, ना शिवालों से लेना है, उसको बस अपने निवालों से लेना है। अगर निवालों की बात करें तो मैं मनाज साहब की एक बात के साथ एग्री करता हूं कि रोड के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर रियलिटी ये है, आम जो इस समय डेली वेजर्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, वो वाकई सड़कों पे। मैं आपसे एक बड़ा छोटा वाकया नहीं, तो ये बेरोजगारी धारा केंद्र शासित राज्य बनने के बाद बढ़ी है। ये सरकारी रिपोर्ट कार्ड भी है सर, हम लोग नंबर 1 पे हैं इस समय इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, 370 हटने की बात करें, मैंने आपको शेर सुनाया ना, बस मतलब बदल जाते हैं, सरकारें वैसे ही चलते हैं, सिर्फ वजीर आजम बदल जाते हैं। आज बेरोजगारी हमारी शुरू से, हम पहले 10 में गिने रहते थे, कभी 2 नंबर, कभी 3 नंबर, आज हम 1 नंबर पे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है ये बात बताने में, सभी पार्टियां सुन लें इसको बड़े ध्यान से, कि हमारे यहाँ पे जम्मू मेडिकल कॉलेज में नीड बेस्ड जो डेली वेजेड एम्प्लॉय होते हैं उनको नौकरियां दी जाती हैं। 30-30, 40-40 महीने उन लोगों से काम लेके ना उनको तनख्वाहें दी और बाद में निकाल दिया। ये क्या शर्म की बात नहीं है हमारे पॉलिटिशियंस के लिए, या जो हमारी कुर्सियों पे बैठे हुए लोग? नहीं तो चुनाव में इसका बीजेपी को नुकसान होगा। देखिए सर, चुनाव में तो तब नुकसान होगा जब कोई बोलेगा, जब कोई इसको ऑन रिकॉर्ड रखेगा। चुनाव में आंकड़े तो वो आएंगे जो इनके अचीवमेंट्स हैं, ये अपनी खामियां थोड़ी बताएंगे। नहीं तो जो पीड़ित है वो तो अगेंस्ट वोट डालेगा ना बीजेपी के। सबको मालूम है कि वहाँ गवर्नर कौन बैठा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बोला कि ये एक हमारी, मैं इसको गंदी राजनीति नहीं कहूंगा, बट हमारी राजनीतिक पार्टियों का एक ये भी है ना, छलावे भी तो हमारे लोगों के साथ होते हैं ना। इलेक्शन से पहले कुछ बातें होते हैं, बाद में कुछ होता है। 370 के बाद पता चला था हमने बहुत अच्छा होना है, तो शायद हम उस लेवल पे लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतर पाए। अगर आप पास में जाएं, हमारी बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के एक एमएलए थे हमारे बड़े मैच्योर थे, खजूरिया साहब, उन्होंने असेंबली में ये सवाल पूछा था कि आप सिंगल ये जो विदाउट टेंडर जो अलॉटमेंट क्यों करते हैं किसी काम की। ये वहां पे ऑन रिकॉर्ड सवाल आते थे अपनी ही पार्टियों से। अच्छी बात है, ये होनी भी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ गरीब आदमी जो है वो कुछ परसेंटेज है। हम एक बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मैं सुनना था इनकी, मनाज साहब की। ठीक है, दोनों तरफ की राजनीतिक पार्टियों का काम है एक दूसरे पे इल्जाम लगाना और अपनी खूबियों को गिनाना। मैं इंतजार करता हूँ उस राजनीतिक पार्टी को, हम वेलकम करेंगे। लिटरली शायद जनता भी उसके साथ होगी जो अपनी खामियां भी कभी लेके आए, जी हमसे ये पास में गलती हुई है, आगे इसको नहीं करेंगे। करके देखिए सर, बहुत ज्यादा लोग। निगम साहब, थोड़ा समय कम है, कुल मिला के हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछले चुनाव के मुकाबले और खराब होगा कि अच्छा होगा? देखें सर, ये एक एजम्पशन है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरा, अगर बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर राजनीति में आप युवाओं को आगे लेके आती है तो शायद ईमानदारी का आईना लोगों को थोड़ा बेटर दिखेगा। क्योंकि पुराने जो वादे हैं, पुराने जो किस्से चलते आए हैं, उनसे लोग इतने खुश नहीं हैं, जो क्योंकि वो टाइम टू टाइम लोगों का नुकसान हुआ और वो वादे खोखले निकले। चलते श्रीवास्तव साहब, अब आगे क्या चुनाव में? देखिए त्रिपाठी जी, कहीं न कहीं तो गुलाम नबी आज़ाद साहब के जाने से कांग्रेस का तो जो नुकसान होगा ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, जैसे आपने बताया ना जम्मू में, और जहाँ पर उनका काम दिखता भी, एक हमारे प्रवक्ता ने बताया भी, तो हमें लगता है कि कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात होगी त्रिपाठी जी, कि ये अभी वहाँ पर राज्यपाल एलजी का शासन है, धारा 370 हटी है, तो हो सकता है कि कुछ एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़े। सिर्फ जोड़ तोड़ या समीकरण या वहाँ नुकसान होगा। अभी आपने देखा होगा कि कश्मीर में आप जैसी बात हो रही है कि वोटों का डिवीज़न होगा,
तो ये सब सारी चीज़ें भी आने वाले समय में देखने वाली होंगी। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर है कि कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में खास करके थोड़ा सा नुकसान होगा, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के अगर साथ जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से फायदा होने की संभावना है भाजपा को। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शेख साहब आपका, अभिमन्यु जी आपका, गुप्ता जी आपका, राजेंद्र जी आपका और श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद, जिनका वहां की सियासत में काफ़ी दबदबा है, जनता के बीच अच्छी पैठ है, उनके साथ नहीं होने से कांग्रेस को नुकसान होना संभव है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि आज़ाद के नहीं होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह अगर साथ होते तो नुकसान ही होता। खैर, वाकई क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। इसके साथ ही आगे ये देखना भी दिलचस्प होगा कि आज़ाद अगर नई पार्टी बनाएंगे तो उसमें कौन कौन जुड़ेगा और उनकी पार्टी क्या बीजेपी से भी हाथ मिलाएगी। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता है। नमस्कार।